चलो भाई, तो अभी तक इतना काहे स्माइल देते हो यार? अभी तक हम लोगों ने कहां पढ़ रहे थे? हम कहां तक पढ़ लिया था? अशोक। अशोक के अभिलेख हम पढ़ रहे थे। तो पहले ये बताओ भाई, अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये सब लिखने की अलग अलग कलाएं। देखो, शिला पर अगर कोई लेख लिख दिया तो शिलालेख बोलेंगे, लेकिन अभिलेख भी बोल देंगे। गुफा पे कोई चीज लिख दी तो उसे गुहालेख बोलेंगे, लेकिन अभिलेख भी बोल देंगे। अभिलेख को कहीं भी लिखा, अभिलेख को कागज में भी लिख सकते हैं। तो जो लिखी गई चीजें हैं वो सब अभिलेख हैं, लेकिन अभिलेख में क्या है? गुहालेख है, स्तंभलेख है, शिलालेख है। समझ गए? तो जल्दी से एक बात बताओ कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी थी? अशोक की मां का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या बात है, मजा आ गया। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, तो अशोक जो थे इनके अभिलेखों की शैलियां कितनी मिली है? 4। पहली कौन सी? ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी ग्रीक और चौथी अरमाइक। कितनी शैलियां हैं? 4 है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक, ये शैलियां है, लेखन की शैलियां कि किस तरह से लिख सकते हैं अपन कोई चीज, है ना? तो ब्राह्मी और खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक में, ग्रीक और अरमाइक कहां पर मिली है? और कहीं कहीं पाकिस्तान। खरोष्टी कहां मिली है? पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान। और ब्राह्मी कहां मिली है? शेष भारत में। कहां मिली है? शेष। तो बताए, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी शैली कहां पर देखने को मिली? भारत। ग्रीक और अरमाइक और खरोष्टी। सुनो बेटा, जो खरोष्टी लिपि है इसके बारे में ध्यान से सुनो। ये दाएं से कहां लिखी जाती है? बाएं। दाएं से कहां लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी लिपि? अब एक बात ध्यान से सुने भाई, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख बनवाए, स्तंभ लेख बनवाए, है ना? उसके बाद गुहालेख बनवाए, शिलालेख बनवाए। तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिख कर गया, लेकिन इसने स्वयं का वर्णन बहुत कम जगह पर किया है ना? तो एक बात ध्यान रखना कि एक अभिलेख है नेटूर और एक और अभिलेख है उदय गोलान। और ये दोनों अभिलेख जो मिलेंगे मेरे भाई, ये मिलेंगे आपको आंध्र प्रदेश में। कहां मिलेंगे? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? ठीक है। तो नेटूर प्लस उदय गोलान में अशोक का नाम हमें क्या मिला है? अशोक। क्या मिला है? तो इससे सबसे बड़ी आशंका या संदेह उत्पन्न होता है कि अशोक, मतलब एक नाम के तो बहुत राजा हुए इतिहास में, ये कौन सा अशोक है ना? तो एक भबरू अभिलेख मिलता है राजस्थान में। कहां का अभिलेख मिलता है? भबरू अभिलेख राजस्थान में मिलता है। और इस भबरू अभिलेख में, कौन से अभिलेख में बेटा? ये कहां मिला? राजस्थान। तो इस अभिलेख में सीधा सीधा लिखा गया है मगध सम्राट अशोक। कौन सा सम्राट? तो क्या हमें जानकारी मिल गई पूरी? तो मगध सम्राट अशोक नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? भबरू अभिलेख कहां पर है? भबरू अभिलेख कहां पर है? कितनी शैली थी? पहली कौन सी थी? दूसरी, तीसरी, चौथी? अरे हाँ या ना? पापा की परी और मम्मी का हेलीकॉप्टर। अब सुनो यहां ध्यान से, अशोक ने देखो भाई शिलालेख भी बनवाए या शिलालेख भी खुदवाए। शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखा गया लेख शिलालेख। इसके बाद इसने स्तंभ लेख भी लिखे। स्तंभ लेख मतलब पिलर या बीम कॉलम पर लिखे गए लेख स्तंभ लेख। गुफाओं पे लिखे गए गुहालेख। तो अशोक की जानकारी हमें कितनी चीजों से प्राप्त होती है? 3। कौन कौन सी चीजों से? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख। शिलालेख। अशोक के अभिलेखों को किसी ने पढ़ा होगा सबसे पहले?
ठीक। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहले तो पढ़ने से पहले खोजा जाएगा ना, पहले खोजेंगे फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खोजने वाला, सबसे पहले क्या खोजने वाला व्यक्ति का नाम था पेटेद्री फैनथेलर। क्या नाम था मेरे भाई? पेटेद्री फैनथेलर। अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था? और जिसने पढ़ा उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? तो जल्दी बताएं, अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? किसने खोजा? और किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अब मेरी बात सुनो, अशोक के द्वारा लिखे गए स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछे कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं लगभग 7, जो 6 जन में से भारत में है, 6-7, तो ये किस लिपि में लिखे गए? तो आपको क्या बताना, भारत में है तो कौन सी लिपि होगी भाई? तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या कितनी है? 7। भारत में ही है तो कौन सी लिपि? ब्राह्मी। तो अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए? स्तंभ लेखों की संख्या बता दो। अशोक के पिता का नाम, अशोक की मां का नाम, अशोक ने कौन सा आक्रमण किया? कौन सा? कलिंग अटैक किया। कब किया? कलिंग कहां पर है? अब सुनो भाई, ये 7 स्तंभ लेख हैं, इनको पढ़ना भी पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए तो हम पढ़ने के लिए चलते हैं, चले पढ़ने के लिए। चलो भाई, सबसे पहले आपको सबसे फेमस, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा एक स्तंभ लेख देखने को मिलेगा, इसका नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। बहुत आता है पेपर में, प्रयाग स्तंभ लेख। सुनो भाई, पहला प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। देखो मेरे भाई, पहले ये कहा था कौशाम्बी। कौशाम्बी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। कहां है? अब कहां पर है? प्रयाग। ये प्रयाग लिखा है, मतलब अब कहां आ गया होगा? प्रयागराज। कहां आ गया? अरे हाँ कि नहीं? तो कौशाम्बी से प्रयागराज लाए गए। कहां से कहां लाए गए? और किसके द्वारा लाया गया? अकबर, अकबर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बताएं, प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहां था? अब कहां ले आए? प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? अभी क्या है? कुंभ का मेला लगता है। कितनी जगह लगता है भारत में? कितनी जगह? एक प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार। हरिद्वार कहां है? हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड। उज्जैन कहां है? एमपी। प्रयागराज और नासिक महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, चलो। तो प्रयाग स्तंभ लेख सुनिए ध्यान से, कौशाम्बी में था, प्रयागराज में लेकर कौन ने आया? आया ना। अब दूसरा पढ़ेंगे मेरे भाई, दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा। देखो बेटा, टोपरा नाम की जो जगह है ये कहां पर है? हरियाणा। टोपरा नाम की जगह कहां पर है? हरियाणा। बोलो, टोपरा कहां है? हरियाणा से कहां लाए होंगे? दिल्ली। सीधा समझ जाओ, जो पीछे लिखा है पहले यहां था, आगे लिखा है यहां आ गया। पीछे लिखा है प्रयाग, प्रयाग में ले आए हैं। कहां से? कौशाम्बी से। आगे ऐसे समझ जाना, टोपरा में था, हरियाणा में, दिल्ली ले आया। लेकिन ये किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। एक और इसने काम किया, तीसरा, दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दिल्ली मेरठ अभिलेख। मतलब पहले कहां था? मेरठ, अब कहां ले आए? दिल्ली। और इसी ने लाया। कौन ने लाया? फिरोज शाह। कौन ने लाया? आया ना। अब एक बात और सुनो, एक अभिलेख देखने को मिलेगा आपको, रामपुरवा। कौन सा? रामपुरवा। रामपुरवा ये कहां का है? बिहार। ये कहां पर स्थित है? ये रामपुरवा उरवा दिखा मिल जाए, मतलब भोजपुरी भाषा, और भोजपुरी चीजें वहीं पर चलती है। अरे हाँ या ना। चलिए, एक है लोरिया अरेराज और एक है लोरिया नंदनगढ़। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, तो थोड़ा सा और छोटा करेंगे। ठीक है, चलो।
एक है 5वें नंबर का लोरिया अरे राज, अरे राज, और एक है 6वां लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। ये सब कहां पर हैं? ये सब तीनों कहां पर मिलेंगे? बिहार। कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? पता है सबसे पहले प्रयाग स्तंभ कहां पर है? अभी कहां पर है? किसने लाया? दूसरा दिल्ली, दिल्ली टोपरा, टोपरा कहां? हरियाणा। अब कहां? फिरोजशाह, दिल्ली मेरठ है, पहले कहां था? अब कहां है? कौन ने लाया? चौथा कौन है? ये कहां है? 5वां कौन सा? 6वां कौन सा? लोरिया नंदनगढ़। अब सुनिए, लोरिया नंदनगढ़ पर मोर का चित्र अंकित है। कौन सा? कौन सा? एक और अभिलेख है, ध्यान, स्तंभ लेख है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है रुम्मी देई। क्या नाम है? रुम्मी देई। और ये कहां है? लुम्बिनी। लुम्बिनी नाम की जगह कहां पर है बेटा? नेपाल। कहां पर है? और ध्यान रखिएगा, ये रुम्मी देई जो स्तंभ लेख है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है भाई? बोलो, क्या नाम है? रुम्मी देई। सब आपसे पूछे सबसे लंबा या सबसे बड़ा, तो कौन सा अभिलेख? 7वां। तीरथ बताया था मैंने, अरे हाँ या ना, भूल गए? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा, और सबसे छोटा स्तंभ लेख पूछ ले तो रुम्मी देई, सबसे बड़ा अभिलेख पूछ ले तो, अरे हाँ या ना। अब एक बात और सुनिए, आपसे पूछे कि भैया एक अभिलेख है कोसाम्बी अभिलेख, ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट बता रहा हूं आपको। कोसाम्बी अभिलेख, कोसाम्बी अभिलेख, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रानी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख मेरे बच्चे? बताए, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? बहुत आईएमपी है एक। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समझ गए? चलो एक बार जल्दी से देखें। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, तीनों से हमें जानकारी मिलती है अशोक की। खोजा किसने? पेटेद्री फेंटेलर। पढ़ा किसने? जेम्स। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। सबसे छोटा रुम्मी देई, रुम्मी देई। एक बात और सुनो यार, पानी पिलवा दो, इसमें तो मुझे और ज्यादा प्यास लग रही है। ठंडा वाला पानी है क्या? देखो, जो रुम्मी देई अभिलेख है ना, इस रुम्मी देई अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि जब अशोक अपने धम्म यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने रुम्मी देई अभिलेख के पास जाकर वहां पर यह अभिलेख बनवाया, और जो तीर्थ यात्रा कर था उसे पूरा खत्म कर दिया था। मतलब फिर कोई तीर्थ पर टैक्स नहीं लगेगा तीर्थ यात्रा करने वालों के ऊपर। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया था? राजस्व, भू राजस्व जो टैक्स होता है ना जमीन, उसको क्या कर दिया था? कम कर दिया था। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? चलो अब याद रखिएगा, अशोक के पहला जो अभिलेख है, इससे क्या जानकारी मिली हमको? जल्दी बताओ। पशु की बलि की निंदा, मतलब कोई पशु बलि। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, ध्यान रखना, इससे एक और जानकारी मिली थी हमें कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब के कौन है? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। और संसार के सभी मनुष्यों का अपने बच्चों की तरह पालन करना ही अब मेरा क्या है? कर्तव्य है। इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। लेकिन एक बात सुनो, अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया। गेट बंद कर दो। पूरी तरह से इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन बौद्ध धर्म को इसने राजकीय धर्म नहीं माना। मतलब अपन बोलते हैं ना कि राजकीय धर्म घोषित नहीं कर दिया कि भाई पूरे राज्य में बौद्ध राजकीय धर्म हो गया। ये हिंदू धर्म था राजकीय धर्म तो, लेकिन इसने कौन सा धर्म मान लिया था? बौद्ध। ठीक है, आप बार बार जब बाहर अंदर होते हो ना, तो वो गेट खुलता है ना, तो वीडियो में दिखता है बेटा। तो कोशिश करो जब तक लाइव क्लास चले, जब तक आप बार बार अंदर बाहर मत हुआ करो, है ना। चल, तो आगे चले। सुनिए,
अशोक ने क्या बोला कि संसार के सभी मनुष्य कौन है? मेरे बच्चे। पहले अभी ध्यान से सुनो, अब संसार के सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अब अगर कोई मनुष्य गड़बड़ी करेगा कि भाई राजा ने तो हमको अपना बेटा मान लिया है, अब राजा को तो हमारे ऊपर अंधा भरोसा है, तो अब तो हम चोरी चपाटी कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? रात में गाड़ी दौड़ा सकते हैं किसी भी कॉलोनी में जाके, है कि नहीं? किसी भी ढाबे पे बैठ के आराम से 3 बजे तक मदिरा पान कर सकते हैं। तो इन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए उसने जासूस रखे। क्या रखे? और जासूस को क्या कहा गया? चर। क्या कहा गया? चर कहा गया। तो जासूस को क्या कहा गया? चर। जासूस किसके ऊपर नजर रखते थे? जनता के ऊपर। किसके ऊपर? जनता। आपसे पूछे कि भाई देखो अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 कि 45? तो यहां ध्यान दो, उस समय अशोक का जो साम्राज्य था उसमें कितने प्रांत थे? 5। कितने प्रांत थे? अशोक के साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 5। वर्तमान में भारत में कितने प्रांत हैं? अरे बोलो ना। हाँ, अब 5 प्रांत थे, तो मैं यहां पर आपको मैपिंग के माध्यम से बता देता हूं कौन कौन से थे। देखो भाई, ये तो सबसे उत्तर वाला हो गया, तो इसको क्या बोला? उत्तर पथ। क्या बोला बेटा? इसकी राजधानी क्या रखी? तक्षशिला। तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान। आया ना? अब ये जो जगह है, ये वाली, ये बिहार वाली जगह लगभग, इसका नाम रखा प्राची। क्या नाम रखा? और प्राची की राजधानी क्या रखी गई? पाटलिपुत्र। क्या रखी गई? पाटलिपुत्र। ये दक्षिण वाला हिस्सा कर्नाटक से लगा हुआ, इसका नाम क्या रखा गया? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। और ये एक हिस्सा था, इसका नाम रखा गया अवंती। क्या नाम रखा गया? अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। क्या राजधानी थी? उज्जैन। ठीक है, हाँ उज्जैन। अब यहां पर देखिए, यह हिस्सा कौन सा था? कलिंग। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। क्या राजधानी थी? क्या राजधानी थी? अरे हाँ कि नहीं? हो गया। अवंती की उज्जैन, प्राची की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोसली, तक्षशिला का, दक्षिण पथ का नहीं बताया, दक्षिण पथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। क्या राजधानी थी? स्वर्णगिरी। ठीक है, तो जल्दी बताओ अशोक के साम्राज्य में कितने प्रांत थे? सबसे ऊपर राजधानी, दूसरा राजधानी, दक्षिणापथ, कलिंग की, प्राची की, प्राची की, प्राची की, अरे हाँ कि नहीं? अब सुनो, इतना बड़ा साम्राज्य अशोक का, संभालने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तो संभालेगा कौन मेरे भाई? सुनो, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? कुल या परिवार। क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? हाया ना? कुल के बाद जो अगली इकाई थी वो होती थी ग्राम। क्या थी? और ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामीण। क्या कहलाता था? ग्रामीण। अब लेकिन जो 10 गांव इकट्ठे होंगे तब उसके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त होता था। तो 10 ग्राम के संगठन या समूह को देखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, और इस अधिकारी का नाम क्या था? गोप। क्या नाम था बेटा? क्या नाम था? तो बताए, सबसे छोटी इकाई ग्राम। अच्छा, इसका मुखिया पिता होता था। 10 ग्रामों को संभालने वाला गोप। 10 ग्रामों को संभालने वाला, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिन्ना, क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति के बगल में, हाँ रूपाली, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ईमान से, गौ की कसम। चल, अब यहां देखो, ध्यान से देखना। इसके बाद 10 ग्रामों के समूह के अधिकारी को क्या कहते थे? अब अधिकारी है तो क्या करेगा? टैक्स लेगा। अधिकारी क्या करेगा?
भाई जैसे तुम्हारे यहां 100 क्विंटल गेहूं निकले, तुम 10 क्विंटल गेहूं कहां पहुंचाओगे? टैक्स के रूप में। कहां पर? राजा के दरबार में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स के रूप में कितना परसेंट लेते थे ये? 10%, या आप क्या बोल सकते हो, 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। और जो लोग अगर टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स चोरी करने वाले को कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड। तो देखो कितना खतरनाक दंड है, हाँ कि नहीं। जो मतलब राजा को आप टैक्स टाइम पर पहुंचाओ तो राजा आपकी सेवा करेगा, अगर आपने टैक्स चोरी की तो आपको कौन सा दंड दे देगा? मृत्यु दंड। यही चीज आपके ऊपर भी लागू कर देंगे हम कल से, है ना। फीस टाइम पर जमा नहीं करोगे तो कौन सा दंड मिलेगा? मृत्यु दंड तो नहीं दे पाएंगे आपको, नहीं, कोचिंग निकाला भी नहीं, डंडा दंड देंगे आपको। हाँ ये सही है। चलिए अब सुनिए, देखो बेटा यहां पर क्या है कि सड़क के निर्माण के लिए भी कोई अधिकारी होगा, हाँ या ना। तो सड़क निर्माण के लिए भी अधिकारी को नियुक्त करते थे, और इस अधिकारी का नाम क्या था? एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई, क्या नाम था इसका? एग्रोनोमाई। ऐसा लग रहा है खाद बीज की दवाई का नाम है, एग्रीकल्चर। सड़क निर्माण अधिकारी गोप किसे कहते हैं? 10 गांवों का मुखिया। 10 गांवों का मुखिया क्या कहलाएगा? गोप। 10 गांवों का मुखिया गोप। 10 गांवों का मुखिया, 10 गांवों का मुखिया गोप। सड़क निर्माण अधिकारी, भाई सड़क बना दी, सड़क पे से कौन निकलेगी? सेना। और कहां जाएगी? युद्ध करने के लिए। और युद्ध करने के लिए सेना जाएगी तो सेना के आगे जो सेनापति रहेगा उसे क्या कहेंगे? नायक। तो ध्यान रखना, सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को, सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, आप लोग हैं खलनायक, मतलब नायक से भी बड़ा। सुनिए, सरकारी जो भूमि है ना, इस पर या सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता। और बिना वर्षा के भी अच्छी फसल हो जाए ऐसी भूमि को क्या कहते थे? अद्वेव मातृत्व। क्या कहते थे? ठीक है। तो सरकारी भूमि को सीता, पट्टा बट्टा बना सकते हो आप उस पे, हाँ या ना, हंस क्यों रहे हो भाई। सरकारी भूमि को सीता, और बिना वर्षा के अच्छी फसल हो जाए क्या कहेंगे? ऐसी महिला जो वेश्यावृत्ति अपना ले, ऐसी महिला जो वेश्यावृत्ति अपना ले उसे कहते थे रूपा जीवा। क्या कहते थे? है ना, समझ रहे हो? वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपा जीवा। बिना वर्षा के अच्छी फसल, सरकारी भूमि को, सेना के आगे चलने वाला, सड़क के निर्माण अधिकारी, एग्रोनोमाई। अब सुनिए, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? हाँ, तो इसका मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था इसका नाम क्या था? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ कहीं जगह पर लिखा है कि 9वां शासक था और कई जगह पर लिखा है 10वां शासक। ठीक है। अब अंत में आता है अंतिम शासक। यहां पर हम पेन का रंग चेंज करते हैं, हाँ कि नहीं? तो यहां ध्यान रखिए, अंतिम जो शासक था इसका नाम क्या था बेटा? बृहद्रथ। बृहद्रथ जब गद्दी पर बैठा तो भाई अब सब लोग पुण्य प्रताप में ही लगे हैं, है या ना। इनके जो पूर्वज थे अशोक, उनने बौद्ध धर्म को माना, आजीवकों के लिए गुफाएं दे दी, भयंकर दान किया, खजाना ही खाली हो गया, इतना दान करने पे आ गए। ये सब मतलब ज्यादा पूजा पाठ भी अच्छी चीज नहीं होती है कि मतलब एकदम घुसे ही चले जाओ, अपना काम धंधा ही छोड़ दो। भाई राजा हो, हथियार तो चलाना पड़ेगा ना।
इनने बोला काट मार बिल्कुल बंद कर देंगे, अटैक नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, सबसे प्रेम करेंगे। भाई तो तुम सुधर सकते हो, पर दुनिया तो हथियार मत चलाओ, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए तो आप हथियार चला सकते हो, है ना। तो इन लोगों ने पूरी तरह से हथियार डाल बैठे। तो इसका सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग ने टाइम देख के, समय देख के और बृहद्रथ को भाला घोंप के मार दिया। क्या करके मार दिया? भाला घोंप के मार दिया। बस बृहद्रथ क्या हो गया? खत्म। अब 185 ईसा पूर्व की घटना है। किसकी घटना है बेटा? किसने मार दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। और अगला वंश का नाम क्या चालू हो गया? क्या चालू हो गया? है ना। तो बताएं, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? प्रथम शासक चंद्रगुप्त। किसको हराया था उसने? अरे बोलो। अब मैं आपको विशेष आईएमपी पॉइंट पढ़ाऊंगा, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, मौर्य वंश कितने साल तक चला? तो आप बोलना भैया 137 साल। कितने साल तक चला? दूसरी चीज ध्यान रखना, आपको एक प्रतीक चिन्ह मिला है यहां से, और उस प्रतीक चिन्ह का नाम है बेटा अशोक स्तंभ। क्या नाम है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा। अशोक स्तंभ वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास में सारनाथ की एक जगह है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, वहां पर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ में 4 शेर के मुख हैं। कितने मुख हैं? 4। 3, एक सामने, एक इस साइड में और एक इस साइड में। 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे तरफ। ऐसे घुमा लोगे तो ये 3 दिखाई देंगे ऐसे, हाँ कि नहीं? हाँ। तो कितने मुख हैं? 4। इसे क्या कहते हैं? अशोक स्तंभ। इसे भारत देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा दिया है। इसके नीचे मुंडकोपनिषद से ली गई एक लाइन लिखी है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। तो इसको आदर्श वाक्य माना है हमने, हाया ना। और इसी अशोक चक्र के नीचे या इसी अशोक स्तंभ के नीचे 24 तीलियों का एक ऐसा चक्र बना है जिसको हमने कहां पर? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में स्थापित किया है ना बेटा। तो आप समझ गए मौर्य वंश कितने साल तक चला? 137। अशोक ने कौन सा स्तंभ बनवाया? इसमें क्या लिखा है? इसमें 24 तीलियां हैं। इन तीलियों को राष्ट्रीय ध्वज में लिया है। और एक बात, इसमें कितने शेर हैं? 4। कितने शेर हैं? आया ना। अब सुनो, यहां पर हमको 2 मूर्ति मिली है। एक का नाम है यक्ष, और एक का नाम है यक्षिणी। पति पत्नी समझ सकते हो, ठीक है? देवी देवता थे उस समय के ये लोग। क्या हो रहा है बाबू? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति यहां पर आपको मिली है। बात कंटेंट ऐसा दे देंगे बेटा आपको, फिर ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितना पढ़ा रहे हैं अपडेट है पूरा। चल तो जल्दी बताएं, सड़क के निर्माण अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रीकल्चर। सेना का नेतृत्व करने वाला? सरकारी भूमि को ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी फसल हो जाए। वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला? रूपा नहीं, रूपा जीवा। अंतिम शासक कौन था? ठीक है। अच्छा बताएं, इसका हत्या किसने किया? बताएं ये कब की इसने हत्या? चलो, मौर्य वंश कितने साल तक चला? अब बहुत अच्छी बात हो गई भाई, सुनिए जरा ध्यान से। शुंग वंश के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा टाइम लग गया आपको इसमें, अब आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब चलेंगे कौन से वंश पे? शुंग वंश यहां पे लिखना चालू करते हैं भाई। शुंग वंश नहीं बेटा, शुंग वंश है वो, नहीं तो शुंग वंश। यहां के लोग सूंघने में बड़े माहिर थे। 10वीं क्लास में होता था ना ऐसे लिखने का। हमारा एक मित्र था, दिए जा रहा, नमक कर कैसे तोड़ा, एक क्वेश्चन आया था 10वीं क्लास में हमारे यहाँ। नहीं चलने दो, बंद तो नहीं किया वीडियो, चलने दो इसी में।
बस 2 मिनट का है, क्या है ज्यादा बड़ा नहीं। तो हमारे सर थे मालवी सर, उन्होंने क्वेश्चन दिया नमक कर के बारे में, अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था ये 10 में। तो वो पढ़ता रहता था, जैसे कल महात्मा गांधी जी स्वभाव के बहुत अच्छे थे, उनको नमक खाना बहुत पसंद था, लेकिन नमक के ऊपर टैक्स लग गया था, तो उन्होंने नमक को हाथ में उठाया और उसे बीच में से तोड़ दिया, तो नमक कर तब से टूट गया। ये सब उनने लिखा भाई, उसको 10 में 10 नंबर दे दिए पूरे, हाँ टेस्ट में। हमने उसकी काफी पढ़ी, फिर उसको मैंने कहा सर पढ़ तो लिया, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी और अच्छे 2-3 पन्ने भर दिए उसने, सर को मजा आ गया, उन्होंने कहा भाई सब कुछ सही सही लिखा होगा। जब उन्होंने पढ़ा तो पूरी क्लास बहुत हंसी। तो ऐसे ही आप बोल रहे हो सुंग वंश मतलब सूंग वंश, इस वंश के लोग बहुत अच्छा सूंघा करते थे, है ना, कॉलेज के पेपर में लिख के आते थे। चलो तो मेरी बात सुनो, 185 ईसा पूर्व कौन से वंश की स्थापना हुई? सुंग वंश की स्थापना हुई बेटा। और इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग 185 ईसा पूर्व। कौन सा वंश? सुंग वंश। संस्थापक कौन थे? पुष्य। अब एक बात और सुनो जरा ध्यान से भाई, कि इसने हत्या करके राजा बना था। क्या करके राजा बना था? हत्या। किसकी हत्या की थी इसने? बृहद्रथ। किसकी हत्या? बृहद्रथ। किसकी हत्या की थी? अच्छा, एक बृहद्रथ उधर भी पढ़ा है तुमने, मगध वंश, मगध का संस्थापक या मगध का पहला राजा, मगध एम्पायर का बृहद्रथ। तो बृहद्रथ नाम के राजा जो कौन से नंबर का राजा था? 10वां। कौन से वंश का? मौर्य वंश। इसकी हत्या करके गद्दी पर कौन बैठ गया? बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते, ध्यान रखना। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था पतंजलि के द्वारा। पतंजलि, ध्यान रखना, पतंजलि बहुत बड़ा नाम है। पतंजलि ये काय के प्रणेता थे? योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए थे किसने? पुष्यमित्र शुंग। किसने कराए थे? और कितनी बार कराए थे? 2 बार। कौन से यज्ञ कराए थे? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है सुनिए। राजा एक अच्छे महंगे घोड़े के माथे पर नेम प्लेट लगवा देता है कि शुंग राजवंश। वो घोड़े को छोड़ दिया जाता है। वो जितने जितने जिले और जितने जितने देशों में घूम कर आएगा, उस देश में अगर किसी राजा ने या किसी व्यक्ति ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो ये चुनौती ले लेता था कौन? राजा। जिस राज्य में वो घोड़ा जाएगा, किसी ने पकड़ लिया तो फिर उससे राजा की लड़ाई हो जाएगी। तो जिस राज्य में वो घोड़ा गया, वो राजा को अपने आप अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। या तो नहीं कर रहे तो फिर भाई युद्ध करो। बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ मतलब कि भाई जैसे आपने अपने घर की गाय छोड़ दी, अब वो जिन जिन के खेतों में चर के आएगी ऐसी 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 ऐसी, अगर उसने विरोध किया तो फिर लड़ाई, नहीं किया तो तुम कौन हो? फिर राजा। ये समझ लो आप। तो ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है, ये तो देशों की बात चल रही है। तो अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराए थे इसने? 2 बार। और किसके द्वारा करवाए गए थे? पतंजलि। अरे हाँ कि नहीं? पुष्यमित्र शुंग के ऊपर एक इंडो यूनानी शासक था। इंडो यूनानी, यूनान, वर्तमान में इसका नाम क्या है? ग्रीस। इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। यहीं से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई? 1896। ध्यान रखना। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। इसके इंडो यूनान का शासक देखो कहां लड़ने के लिए आया? पुष्यमित्र शुंग से। इसका नाम क्या था? मिनांडर। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग ने जब मारा इसको, भूत भगा दिया इसको। कहा? यूरोप से आ रहा है एशिया में लड़ने के लिए। भाई उधर ही कहीं देख लेता यार, है ना भाई। अपन लोग किसान हैं, जमीन वगैरह खेती करते, तो अपने आसपास में देखते हैं कि होशंगाबाद में अपना खेत है और अपन जा रहे हैं उधर, क्या बोलते हैं, खंडवा खरगोन में जाके सिकमी जमीन लेंगे तो संभाल लेंगे दोनों तरफ से। फिर ये शासन कैसे संभाल सकता था? इंडो यूनानी शासक का नाम क्या? मिनांडर। यहां लड़ाई करने पुष्यमित्र शुंग ने भयंकर मारा इसको। तो फिर इसको नागार्जुन ने, किसने? इसको नागार्जुन बोल रहे हैं। तो इसको नागार्जुन देखने को मिलेगा। नागसेन है बेटा। नागसेन ने क्या किया? इसको बोला कि तू इधर आ जा,
कहां आ जा? तू इधर आ जा। इधर क्यों आ जा? क्योंकि तुझ में ज्ञान नहीं है। तो फिर ज्ञान नहीं, क्यों नहीं है ज्ञान? अगर तुझ में ज्ञान होता तो यहां अटैक करने आता ही नहीं। जिसने मौर्य साम्राज्य का अंत करके गद्दी पर बैठा है, तो उससे लड़ने आ गया। पगला है क्या? मिनांडर और नागसेन के बीच में कुछ संवाद हुए और ये एक किताब में लिखे गए। इस किताब का नाम है मिलिंद पन्नो। बहुत आईएमपी किताब है बेटा। अरे हाँ या ना? किसके द्वारा लिखी गई? नागसेन। और नागसेन ने उससे बोला कि तुझे ज्ञान नहीं है, एक काम कर, तू कौन सा धर्म अपना? कौन सा धर्म अपनाया था? तो यूनानी शासक का नाम क्या था जिसने पुष्यमित्र सिंह के ऊपर अटैक किया था? इससे कौन मिला? नागसेन। नागसेन ने कौन से धर्म की दीक्षा दे दी? अरे हाँ कि नहीं? अब भैया इसके देखा देखी एक व्यक्ति और था। अब जब ये वापस लौट कर गया, क्या हो रहा है यार? अब इसके देखा देखी भाई जब ये बहुत पिटा, ये क्या हुआ? बहुत पिटा। मिनांडर बहुत पिटा, लौट कर गया। तो वहीं के एक बगल वाले राजा ने पूछा, क्यों भाई, कैसी रही तुम अटैक करे बगैर? अरे बहुत अच्छी रही, मजा ही आ गया। अच्छा, हाँ रुक जा यार जरा, मैं भी जाता हूं। तो एक और राजा आया जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? अरे इसको तो जब मारा है हेलियोडोरस को, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, इसको जब मारा है हेलियोडोरस को, डोरे डोरा से मारा भाई। इसको बांध दिया और बांध के गांव के बच्चों ने भयंकर मारा। और इसको बोला कि एक काम कर, तू कौन सा धर्म अपना ले? भागवत धर्म। कौन सा धर्म अपना ले? तो अभी भी ये विदेशों में पश्चिमी सभ्यता में अभी भी तुम देखना, कुछ लोग हरे राम हरे कृष्णा हरे, ये वही है जो पिट के गए हैं यहां से। सबका नहीं बोल रहा हूं, कुछ भारतीय भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जहां से पिट कर गए हैं, भागवत धर्म अपना लिया, हरे कृष्णा, बहुत पिटे थे हरे कृष्णा, बहुत पिटे थे हरे राम। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। तो हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म अपनाया? इसी समय पे एक किताब की रचना हुई, उसका नाम था जातक। कौन सी किताब? जातक। जातक कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म की किताब है। ठीक है, इसी समय एक और किताब लिखी गई, महाभाष्य। कौन सी बेटा? महाभाष्य के लेखक कौन? पतंजलि। कौन थे? महाभाष्य के लेखक। इसके बाद एक और किताब लिखी गई, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। एक और स्मृति लिखी गई, मनुस्मृति। मनुस्मृति किसने लिखी? महर्षि मनु ने। किसने लिखी? मनु ने। 2 दिन से भयानक तबीयत खराब है भाई मेरी। चलिए अब सुनो। हाँ बेटा, वायरस है, वायरस लग गया मुझे। देखो यार, एक स्तंभ है जिसका नाम है बहुत आईएमपी, भरहूत स्तंभ। ये कहां पर है? विदिशा। और किसने बनवाया? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, मैं बहुत काम की चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, बाहर नहीं होंगी चीजें, है ना। भरहूत स्तंभ कहां पर है और किसने बनवाया? अरे हाँ या ना? चलिए भैया, अब थोड़ा सा एक बार और छोटा करते हैं इसको, कहानी करते हैं जल्दी से खत्म। ठीक है, चलो चलो। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए भैया, ये शुंग वंश चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन हर एक वंश का अंत होता है। एक ही चीज थोड़ी ना। देखो भाई, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे भी आते हैं। कोई भी चीजें जो रहती है हमेशा के लिए नहीं रहती। ठीक है, हर चीज का अंत होता है, तो शुंग वंश का भी अंत होगा। अब सुनिए, शुंग वंश का अंतिम शासक जो था, इसका नाम क्या था? देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, और देवभूति की हत्या कर दी। देवभूति कैसे याद कर लेंगे? देवभूति, देवों की भूति सूंघ लो। क्या कर लो? देवों की भभूति सूंघ लो। और 73 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व बेटा? 185 ईसा पूर्व चालू हुआ था ये, है ना। 185 ईसा पूर्व चालू हुआ था। 73 ईसा पूर्व इसका अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव। किसने कर दी?
वासुदेव। और वासुदेव ने जब हत्या करी तो वासुदेव ने नए वंश की शुरुआत करी, और नया वंश कौन था? कण्व वंश। कौन सा वंश था? कण्व। तो बताए शुंग वंश का प्रथम शासक, शुंग वंश का संस्थापक, अच्छा शुंग वंश के बाद कौन सा वंश? कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक किसकी हत्या करी? देवभूति। कण्व वंश का में इसको भी ज्यादा मत पढ़ो, कुछ नहीं है इसमें, इसमें केवल इतना याद रखो कण्व वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? सुशर्मा। शर्मा के मर गया। अब अगला वंश पढ़ना है आपको सातवाहन वंश। कौन सा वंश पढ़ना है? तो सातवाहन वंश की क्लास कब करेंगे? कल। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आई हो? ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।